नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी के साथ आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर महेश चौधरी जी से, जो सीकर राजस्थान से है और उद्यान वैज्ञानिकी में वो फतेहपुर राजस्थान में उनकी पोस्टिंग है और उन्होंने अपने क्षेत्र का गौरव पूरे राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ाया है। तो इसी कड़ी में हम आज बात करने जा रहे हैं डॉक्टर महेश चौधरी जी से, जो कृषि वैज्ञानिक है। आज हम उनसे जानेंगे। देखिए, हम लोगों ने आर्ट, साइंस इन सब के बारे में बहुत सुना है, बहुत खूब पढ़ा है, लेकिन कृषि का नाम लेते ही ये लगता है कि नहीं, पढ़ने वाले स्टूडेंट इधर नहीं जाते। हाँ, आज के समय में फिर भी थोड़ी जागरूकता बढ़ी है, फिर भी यहाँ काफी सारी संभावनाएं है। एक भीड़ से अलग जाने का ये एक तरीका हो सकता है। यहाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और कृषि के बिना देखिए, पिछले टाइम कृषि को साइड में कर दिया था, लोग शहर की तरफ भाग रहे थे, नौकरियों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन हमें जो खाना है वो एक हमारी मूलभूत आवश्यकता है और इसमें हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ अपार संभावनाएं हैं, तो उन्हीं संभावनाओं के बारे में किस तरीके से हम लोग यहाँ अच्छा कर सकते हैं, तो जानेंगे। सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहब का कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे, और एक काफी बड़ा आपका नाम है इस क्षेत्र में, किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे, बताइए, ताकि जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं वो भी समझ पाए कि किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद किरण जी। सबसे पहले तो जो भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर महेश चौधरी एक छोटे से कस्बे रिंग से बिलोंग करता हूं, जो कि अपने सीकर जिले में पड़ता है। तो कृषि क्षेत्र में आने के लिए, क्योंकि कृषि विषय ही आवश्यक होता है, कृषि के अलावा जो बायोलॉजी है या मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट्स हैं 12th के बाद में, तो वो भी इस क्षेत्र में आ सकते हैं। तो जो मैंने 12th है, जो अपनी स्कूली जो शिक्षा है वो छोटे से शहर रिंग से प्राप्त की है। उसके बाद में जो बैचलर डिग्री है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में ये जो आर्ट्स या साइंस में है, 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है, कृषि क्षेत्र में 4 साल का होता है। इसीलिए जो भी जो स्टूडेंट्स निकलते हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के स्टूडेंट्स होते हैं। जो मैंने बीएससी जो एग्रीकल्चर की है वो स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर से की है। उसके बाद में मेरे जो पोस्ट ग्रेजुएट है, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर, इसके अलावा पहले अपने राजस्थान में केवल एग्रीकल्चर यानी कृषि होती थी। उसके बाद में झालावाड़ में उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय खुला। उसके बाद में जो अभी जो स्टूडेंट्स हैं, वर्तमान समय में जो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, वो बागवानी अथवा वानिकी में भी कर सकते हैं। तो मैंने जो बागवानी क्षेत्र के लिए मैं एमएससी करने के लिए मैं उदयपुर में जो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उदयपुर में, तो वहां से मैंने पीजी किया। इसके बाद में मैंने अपना जो पोस्ट डॉक्टरेट है वो मैंने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा, जो कि अपना एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है, वहां से मैंने डॉक्टरेट की। तो क्योंकि जो एमएससी अथवा पीएचडी के बाद में हमारी जो आईसीआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो न्यू दिल्ली में स्थित है, वो एक टेस्ट करवाती है नेट के लिए। तो क्योंकि जो जैसे जो अपनी राजस्थान सरकार है अथवा जो दूसरी तरह के जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो उसमें नेट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो टीचिंग रिसर्च अथवा एक्सटेंशन के लिए नेट होना जरूरी होता है। तो जो नेट है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आयोजित करवाता है। तो उसके लिए मैंने 2010 और 2011 में 2 बार मैंने नेट क्वालिफाइड किया है। और उसके बाद में मैं 2014 से इस क्षेत्र में मैं कार्यरत हूँ। इससे पहले फतेहपुर शेखावाटी से पहले मैं कृषि विज्ञान केंद्र जो उदयपुर में स्थित है, वहां पर मैंने कार्य किया। इसके बाद में 2018 में शेखावाटी में, क्योंकि जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है वो अभी भी अधिकतर जिले में एक ही है, तो अपनी सीकर जिले का एकमात्र ये केंद्र है जहां पर अभी मैं कार्यरत हूँ। ये जो अपना इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है फतेहपुर शेखावाटी का, ये अपने राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र है एवं देश का दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र है। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो वो 1974 में पांडुचेरी में खोला गया था और ये 1976 में फतेहपुर शेखावाटी में खोला गया था।
ठीक है सर, आपकी अभी तक की जर्नी को हमने जाना। पहला क्वेश्चन, जब भी बच्चे किसी भी स्ट्रीम को चुनते हैं तो वो ये देखते हैं कि उसमें भविष्य के लिए कितनी संभावनाएं हैं। तो अगर कोई भी इस फील्ड में आना चाहता है तो कितनी संभावनाएं हैं यहाँ पर? जी, आजकल हम देखते हैं कि क्योंकि जो बेरोजगारी की समस्या बड़ी बढ़ती जा रही है, हमेशा छात्र हो चाहे छात्राएं हो, उनकी सबकी समस्या है कि किसी फील्ड में रोजगार नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी कृषि में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश है। और चाहे इसमें गवर्नमेंट जॉब की बात करें अथवा प्राइवेट जॉब की बात करें, तो कृषि क्षेत्र में आज भी रोजगार के अवसर हैं, वो काफी अच्छे हैं। और आने वाले समय में भी बड़ी इसकी जो संभावनाएं हैं वो विपुल हैं। तो जैसे जो दूसरे जो संकाय होते हैं, जैसे अपने आर्ट्स हैं, साइंस है, उनमें जो संकाय होते हैं, वैसे ही कृषि क्षेत्र में भी काफी सारे संकाय होते हैं। जैसे हम बात करें वेटरनरी साइंस की, होम साइंस की, मार्केटिंग की, अथवा जो सेरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। तो ऐसे काफी सारे विभाग होते हैं जिसमें हम प्रवेश ले सकते हैं। और जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी हो अथवा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो अथवा हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, तो उसमें भी इसके रोजगार के काफी अच्छे अवसर हैं। दूसरा, क्योंकि बात करते हैं हम सिविल सर्विसेज की, तो उनका काफी क्रेज रहता है। तो सिविल सर्विसेज की तरह ही जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में भी मतलब बराबर की स्कोप होता है। जैसे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो नई दिल्ली में स्थित है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, तो वो भी एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है जिसमें AARS, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट नामक एक पद होता है। इसके अलावा क्योंकि जो फॉरेस्ट्री से जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स होते हैं वो IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जा सकते हैं। इसके अलावा जो भी जो चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, कृषि महाविद्यालय हो अथवा कृषि अनुसंधान केंद्र हो, वहां पर वैज्ञानिक के पोस्ट पे वो लोग जा सकते हैं। इसके अलावा भी इनकी जो अपनी राज्य सरकार होती है, चाहे राजस्थान सरकार हो या दूसरे जो प्रदेश है वहां की राज्य सरकार हो, वहां की जो लोकल जो पोस्ट होती है कृषि अधिकारी की, सहायक कृषि अधिकारी की, कृषि पर्यवेक्षक की, तो इस तरह से सरकारी क्षेत्र में भी काफी सारी पोस्ट होती है। इसके अलावा जो छात्र अथवा छात्राएं ये चाहती है कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा जैसे बैंकिंग में जाना होता है, कहीं का क्रेज होता है कि हम तो नहीं, ये तो एरिया हम नहीं लेंगे, हम तो बैंकिंग के क्षेत्र में जाएंगे। तो बैंकिंग के लिए भी कृषि के जो छात्रों के लिए अलग से सीटें आरक्षित होती है, तो उसमें आसानी से वो जा सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि जो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, जो वैल्यू एडिशन, क्योंकि मूल्य संवर्धन, चाहे फूड प्रोसेसिंग की बात हो, चाहे डेयरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग की बात हो, तो उसमें भी जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो बहुत अच्छी प्रबल संभावनाएं हैं। और मेरा तो मानना यही है कि जो भी अपनी ग्रामीण परिवेश के जो छात्र छात्राएं हैं, अथवा जो क्योंकि पिछले कुछ समय से तो ये देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं हैं उनकी तुलना में आज के जो शहरी जो परिवेश है, उनके छात्र छात्राएं भी इस एरिया में काफी बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में इस क्षेत्र में रोजगार की प्रबल संभावनाएं हैं। एक चीज ये है, जैसे आज के समय में एक सबसे पहले ये देखा जाता है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब एक लिमिटेड है और इतनी बड़ी जो हमारे पास यूथ है तो सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब, जैसे आप तो गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन कोई इसमें कुछ अच्छा करना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही, तो प्राइवेट सेक्टर में कितना भविष्य है? जी, क्योंकि लगभग हर सेक्टर में समस्या रहती है कि हमें रोजगार नहीं मिल पाता, लेकिन शायद हम देखते हैं कि आज भी दूसरी जो डिसिप्लिन है, चाहे हम आर्ट्स ले लें, चाहे साइंस ले लें, चाहे कॉमर्स ले लें, उनकी तुलना में कृषि क्षेत्र में रोजगार, चाहे वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट नहीं भी मिलता है, तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे सीड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा व्यापार है। सीड इंडस्ट्री के अलावा जो पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड में इसकी संभावनाएं अपार हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की। इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, जो बड़ी बड़ी जो बेकरी उद्योग है, वहां पर भी इसके रोजगार की संभावनाएं प्रबल हैं। इसके अलावा क्योंकि स्किल इंडिया जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि जब खुद में मनुष्य में स्किल होगी, और स्किल क्योंकि
जाहिर सी बात है कि कृषि कृषि का नाम आते ही ग्रामीण परिवेश में हमारा दिमाग चला जाता है। तो हम देखते हैं कि आज जो बड़े-बड़े जो जिन्होंने आईआईटी किए हैं, वो लोग भी कुछ अपने जो क्षेत्र को छोड़ के कृषि के क्षेत्र में अपना भविष्य आजमा रहे हैं। तो जैसे अभी कुछ समय पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि बोनसाई एक छोटा-सा पौधा होता है जिसको हम पॉट में तैयार कर लेते हैं और उसकी जो कीमत होती है वो लाखों में होती है। तो एक किसी की जर्नी थी कि उन्हें छोटे से मतलब अपनी बड़ी अच्छी नौकरी छोड़ दी, जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं उनको छोड़ के फिर बाद में बोनसाई बनाना स्टार्ट किया और आज उसमें करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो मेरा मानना यही है कि जितनी जो दूर से हम क्षेत्र की बात करते हैं उससे अधिक ही हमारा जो कृषि जो क्षेत्र है उसमें भी चाहे गवर्नमेंट जो मिले या नहीं मिले, लेकिन फिर भी उसको अपनी आजीविका के लिए प्राइवेट सेक्टर में आसानी से रोजगार मिल जाएगा। जी। एक ये चीज की कोई स्टूडेंट है 10th के बाद वो सोचता है मुझे इस सेक्टर में जाना है, तो 10th के बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद क्या प्रोसेस चलती है, कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन सी यूनिवर्सिटीज है जहां उनको एडमिशन लेना है, किस तरीके से उनको अपनी स्टडी करनी है यहाँ? जी, कि आज भी हैं तो वो अपना डिसिप्लिन आसानी से चुन सकते हैं, लेकिन यदि किसी के पेरेंट्स पढ़े हुए नहीं है तो उनको बड़े कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या लूं, या मैंने ये विषय चुन तो लिया लेकिन इसमें आगे क्या संभावनाएं हैं। तो उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं तो फिर कृषि क्षेत्र में इसी से रिलेटेड ही हमें, क्योंकि ये भी एक साइंस मतलब अपना विज्ञान का ही एक संकाय है। तो कृषि क्षेत्र में जाने के लिए या तो 10th के बाद में हमें एग्रीकल्चर जो कृषि विषय है वो चुनना होगा, अथवा हमें बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये तीनों विषय हम चुन सकते हैं जो विज्ञान संकाय से होते हैं। तो 10th के बाद में हमें 11th और 12th 2 साल करनी पड़ती है। 2 साल के बाद में हमें, यदि हम राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं तो एक जेट जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के नाम से एक टेस्ट होता है, वो हम 12th के बाद में दे सकते हैं। यदि जो छात्र छात्राएं थोड़े होनहार होते हैं, वो चाहते हैं कि या ग्रामीण परिवेश के अलावा थोड़े गरीब परिवार से होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें कुछ स्कॉलरशिप मिले, तो वो एक जो आईसीआर है, न्यू दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वहां भी वो भी एक टेस्ट करवाता है और पूरे भारतवर्ष में लगभग 11,000 के आसपास सीटें हैं उसकी। तो वो अलग अलग जो राज्य होता है, अलग अलग स्टेट होता है, उसमें सीटें फिक्स होती है हर कृषि महाविद्यालय हो अथवा हम बात करें कृषि विश्वविद्यालय की, तो उसमें आईसीआर की सीटें फिक्स होती है। वो उस आईसीआर टेस्ट के द्वारा भी उनमें प्रवेश ले सकता है, तो उससे फायदा ये होगा कि उससे हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। दूसरा जो बात आता है कि चलो कोई बच्चा है या कोई छात्रा है जो अदर स्टेट में नहीं जाना चाहती, तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि छात्राओं के लिए भी जो अपनी राजस्थान सरकार है वो छात्रवृत्ति प्रदान करती है। ये जो छात्रवृत्ति होती है वो 5,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से मिलती है। 5,000 रुपए उन छात्राओं को मिलते हैं जो 11th और 12th में है। जो ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है उनको 12,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से छात्रवृत्ति, उनको प्रोत्साहन राशि एक तरह से हम उनको कह सकते हैं, वो मिलती है। तो क्योंकि अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो अपना अलग टेस्ट करवाती है, इसी तरह पंत नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो अलग से टेस्ट करवाती है, आईसीआर अलग से टेस्ट करवाती है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान में कार्यरत हैं। जो जब 5 की हम बात करें तो बीकानेर में स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो बिचवाल रोड बीकानेर में स्थित है। दूसरी महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थित है। तीसरी जो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में स्थित है। चौथी जो यूनिवर्सिटी है वो कृषि विश्वविद्यालय कोटा में स्थित है, और 5वीं विश्वविद्यालय है वो अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थित है। तो ये 5 कृषि विश्वविद्यालय है। 5 कृषि विश्वविद्यालय का एक कॉमन टेस्ट होता है, और उनके रैंक के हिसाब से फिर जो भी छात्राएं हैं वो अपने रैंक के हिसाब से वो चॉइस ऑनलाइन, क्योंकि आजकल जो भी जो प्रक्रियाएं हैं वो सब ऑनलाइन प्रक्रिया ही होती है, और ऑनलाइन प्रक्रिया के हिसाब से वो अपनी चॉइस भर सकते हैं। यदि उनकी रैंक अच्छी है तो जो भी उन्होंने ऑप्शन भरा है वो ऑप्शन वाली उसको कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय उसको मिल जाएगा, अथवा फिर बाद में उसको यदि कई बार नहीं मिल पाता या जो हमारी रैंक अच्छी नहीं है तो उसको फिर सेकंड थर्ड फिर उसको चांस और मिलते हैं कि वो रैंक के हिसाब से अपनी जो भी कॉलेज वगैरह जो सीटें वेकेंट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
एक ये चीजें होती है, जैसे अगर गवर्नमेंट किसी चीज को सपोर्ट करती है, और बहुत बार ऐसे होता है कि गवर्नमेंट चाहती है इस चीज में हमें थोड़ा आगे जाना है, तो बहुत जी सारे जी वो ऐसी चीजें लेके आती है, पॉलिसी लेके आती है। तो यहाँ एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है, भविष्य के लिए प्लानिंग कर रही है, क्योंकि वो चीज अगर पता हो कि किस साइड में गवर्नमेंट चाहती है, तो अगर स्टूडेंट जी उस जी चीज को पकड़ ले तो शायद बेटर उनका फ्यूचर हो सकता है। जी जैसे जो भी गवर्नमेंट, जो भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसमें तीन तरह की चीजें होती हैं। सबसे पहली बात आती है टीचिंग की। जो कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि महाविद्यालय है, वहां पर शैक्षणिक का जो कार्य करवाया जाता है। दूसरा जो कार्य होता है इसमें रिसर्च का, जो नई नई वेराइटीज रिलीज हो रही हैं, चाहे वो अपनी खाद्यान्य फसलों की हो, बागवानी फसलों की हो, सजावटी पौधों की हो। तीसरी चीज आती है इसमें एक्सटेंशन, यानी जो हमने उनकी जो कृषि विज्ञान केंद्र जिसमें अभी मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ, उनका कार्य होता है कि जो रिसर्च, जो अनुसंधान के द्वारा जो चीजें खोजी गई है या जो विकसित की गई है, वो किसानों तक कैसे पहुंचे या उनका प्रसार कैसे हो। तो ये कार्य होता है कृषि विज्ञान केंद्र का। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को प्रसार करने के लिए एक्सटेंशन की आवश्यकता होती है। तो तीन तरह की जो चीजें होती है, टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन। इन तीनों जो हम ये कहें कि ये जो तीनों चीजें साथ में चलती है, और तीनों ही इंस्टीट्यूट में टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन, इनमें रोजगार की संभावनाएं प्रबल है। और जो हम बात कर रहे हैं, चाहे सरकार की, चाहे हमारे राज्य सरकार हो अथवा केंद्र सरकार हो, वो भी ये चाह रही है कि क्योंकि जो अभी जो कृषि संस्थाएं हैं, वो ये चाह रही है कि कैसे ना कैसे हमारे जो भी किसान भाई है उनकी आमदनी में इजाफा हो। और वो इजाफा तभी हो पाएगा जब उनके पास में न्यू टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, नई नई तकनीकों का विकास होगा, नई तकनीकें उनके पास पहुंचेगी और उससे वो अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो इस क्षेत्र में कृषि है जो अपना कृषि में रोजगार बढ़ाने के लिए जो भी सरकार है, वो जैसे कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ा रही है। इसी तरह जो नए नए इंस्टीट्यूट खोल रही है, जो भी नई नई संस्थाएं हैं। अभी जैसे आपने देखा भी होगा अथवा सुना होगा कि अभी राजस्थान में भी पिछले जो अपना बजट हुआ था, उसमें कई कृषि महाविद्यालय खोले गए थे। तो सरकार भी ये चाहती है कि इस जो क्षेत्र में, क्योंकि इसमें संभावनाएं दूसरे जो डिसिप्लिन है उनकी तुलना में अभी इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं अपार है। तो उस रोजगार को मुहैया करवाने के लिए तरह तरह के जो अनुसंधान केंद्र हैं, जो एक्सटेंशन है, तो अथवा जो कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं, वो खोले जा रहे हैं। और जो कृषि जो विभाग होता है, वहां पर भी इसमें बहुत सारी जो पोस्टें होती हैं, तो वो भी अपने जो सरकार के द्वारा समय समय पर भरी जाती है। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां हम कई बार गवर्नमेंट को भी इस चीज के लिए कोसते हैं कि वो बिजनेसमैन, कॉरपोरेट्स के लिए काम कर रही है, और किसानों को कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता है, बैकफुट पे रखा जाता है। बजट आता है तब भी हम यही चीज कहते हैं। लेकिन मतलब किसी को भी अगर किसानों की चिंता है और थोड़ा सा भी वो करना चाहता है, इस क्षेत्र में आएगा तो अपना फ्यूचर तो सिक्योर होगा ही होगा, साथ में वो अपने देश के किसानों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकता है। जी नहीं, जैसे हम रोजगार की बात करते हैं, यदि सरकार की हम पॉलिसीज की बात करते हैं, तो सरकार प्रोसेसिंग से रिलेटेड आगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो विकसित जो कंट्रीज हैं, वहां पर लगभग 98% जो पोषण होता है उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। लेकिन हमारे भारतवर्ष की हम बात करें, जहां पर ये कहा जाता है कि लगभग 120 ग्राम फल हमें प्रतिदिन खाने चाहिए, 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन हमारे पास भी पर्याप्त प्रोडक्शन, उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन फिर भी आज कंज्यूमर तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो जो विकसित देश है, वो जो भी उनका जो प्रोड्यूस होता है, जो उत्पाद होता है, उसको लगभग 98% वो उस पोर्शन को तो प्रोसेसिंग कर लेते हैं, उसका प्रोसेसिंग कर लेते हैं। लेकिन भारतवर्ष में आज जो भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है अथवा जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज है, आज उनका काफी अभाव है। चाहे हमारी केंद्र सरकार की हम बात करें अथवा राज्य सरकार की बात करें, वो इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग पॉलिसीज है, जिसमें बहुत सारा अनुदान दिया जाता है। और वो अनुदान मतलब हम चाहें तो 3-4 करोड़ रुपए तक हम अनुदान ले सकते हैं। लेकिन हमारी बस इस क्षेत्र में एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार हमें हर चीज, हर तरह का प्लेटफॉर्म हमें मुहैया करवा रही है। यदि हमें नहीं, क्योंकि यही एक कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम निराश नहीं हो सकते।
और जैसे आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमें कम से कम वातावरण, जो भी अपना एनवायरनमेंट है, जो अपना वातावरण है, जो अपना नेचर है, उसके पास में रहने का एक एहसास दिलाती है। तो कृषि क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि कृषि क्षेत्र है उसमें रोजगार की संभावनाएं कम है, अथवा सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि जिसके द्वारा हमें रोजगार नहीं मिल पाता। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी 11th-12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अथवा जो छात्र छात्राएं कृषि क्षेत्र को अपना रोजगार बनाना चाहते हैं, तो प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आने वाले समय में रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और हम ऐसा नहीं कि हमें खुद को ही रोजगार मिलेगा, यदि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हुई तो हम कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और इसके बड़े बड़े उदाहरण है कि वो लोग एक छोटा से, चाहे वो 12th पास ही उसने कृषि से की है, यदि अथवा नहीं भी की हो, मैं मानता हूँ कि यदि किसी ने 12th पास नहीं की हो, तो स्किल इंडिया जो अपना प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, क्योंकि ये कृषि विज्ञान केंद्र है, ये हर जिले में, यानी अभी हम राजस्थान की बात करें तो वर्तमान समय में लगभग 44 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। और जो बड़े जिले हैं वहां पर 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं, और प्रत्येक जिले में तो एक एक कृषि विज्ञान केंद्र है ही है। वो जो ग्रामीण परिवेश के जो छात्र छात्राएं हैं उनको रोजगार मुहैया करवाने के लिए अलग अलग तरह के कोर्स जो हैं वो प्रदान कर रहे हैं। हम कोर्स की बात करते हैं तो जैसे मान लो कोई फल से कोई जो अपना दलहन उत्पादन है उसका शीड प्रोडक्शन करना चाह रहा है, तो उसके लिए वो 1 महीने की ट्रेनिंग करवाते हैं। तो जितने भी जो प्रशिक्षण जो कृषि विज्ञान केंद्र आयोजित करवाते हैं उसमें पूरा खर्चा होता है वो सरकार का होता है, उसमें किसी को भी 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही जो शहरी क्षेत्र के आसपास के जो छात्र छात्राएं हैं वो लैंडस्केपिंग में अथवा जो गार्डनिंग में अपना रोजगार बनना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको उस जो स्किल उनकी डेवलप करने के लिए उसको लगभग 25 से लेकर 30 दिन तक के कोर्स, जिसकी अवधि लगभग 200 घंटे की होती है, वो कोर्स भी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा 1 वर्षीय डिप्लोमा भी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो आयोजित करवाते हैं, जिसमें उसकी जो स्किल है उसको ऐसा विकसित कर दें कि वो इस क्षेत्र में किसी भी तरह की उसको समस्या नहीं आए। जी, खेती किसानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीज हमने कोविड में भी सीखी। जब रोजगार छिन रहे थे उस समय एक कृषि थी जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बचा के रखा था, तो वो चीज हमें समझ में आ गई थी कि कृषि बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन सर हर चीज के 2 पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। हमने यहाँ बहुत सारी संभावनाएं देखी, क्या फ्यूचर है, किस तरीके से कर सकते हैं। हर चीज के कुछ नेगेटिव चीजें भी होती है। जैसे स्टूडेंट अभी जो आपको सुन रहे हैं, तो पॉजिटिव चीजें सभी उनको पता चली, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं आती है। जब स्टूडेंट्स को पहले से वो पता हो कि क्या बाधाएं आ सकती है, क्या प्रॉब्लम, कहाँ उनको दिक्कत आ सकती है, वो चीज अगर पता हो तो शायद उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा उन बाधाओं को पार करके वहां तक पहुंचना। तो ऐसी नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ क्या है? यदि हमें कृषि क्षेत्र में नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो मेरा तो मानना यही है कि इसमें कोई चीज नकारात्मक नहीं है, क्योंकि जो अधिकतर जो छात्र छात्राएं आते हैं वो आज भी मैं मानता हूँ कि कृषि जो परिवार है अथवा जो परिवेश का बच्चा है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट पास में एक कॉलेज, क्योंकि कॉलेज भी बहुत कम है शायद गिने चुने, वहां तक पहुंचना वगैरह ऐसा कुछ। हाँ, जो भी जो छात्र छात्रा इसमें रुचि रखते हैं, तो क्योंकि जैसे हम बात करते हैं जो IAS है, IAFS है, अथवा जो दूसरी तरह की आज प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उस तरह कृषि में भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कोचिंग वगैरह करवाती है, और बच्चे हैं वो उस कोचिंगों के पीछे दौड़ते रहते हैं, और जो उनका मूल जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ नहीं पाते, फिर बाद में वो असफल हो जाते हैं, थोड़े निराश हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, तो क्योंकि जो 5वां कृषि विश्वविद्यालय है वो एक तरह का एंट्रेंस टेस्ट करवाते हैं, और अभी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो ये चाह रही है, और हो सकता है आने वाले 1-2 वर्ष में हमें ये चीज मिल जाए कि जो क्योंकि पूरे भारतवर्ष में लगभग 74 यूनिवर्सिटीज है एग्रीकल्चर की, उनका एक कॉमन टेस्ट करवाने के बारे में सोच रहे हैं। उस कॉमन टेस्ट से ही हमें अलग अलग जो विश्वविद्यालय है अथवा जो महाविद्यालय में हम हमारी जो
सुविधा के अनुसार से उनका चयन कर सकते हैं, तो वो उनको उपलब्ध हो जाएगी। तो हमें जो कोचिंग संस्थाएं हैं, क्योंकि उनका एक अपना व्यापार है, अपना रोजगार है, तो यदि जो गरीब जो छात्र छात्राएं हैं उनको कोचिंग नहीं मिल पाती है, तो वो कई बार निराश हो जाते हैं कि पता नहीं हम सफल होंगे अथवा सफल नहीं होंगे। तो यदि 11th-12th की हमने भी बुक अच्छी तरह से पढ़ ली, और इसके अलावा हमें जो कृषि, क्योंकि इसके बहुत सारे न्यूज पेपर भी आते हैं या बहुत सारी न्यूज वगैरह भी हमें मिल जाती है, तो जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है या जो लेटेस्ट जो वेराइटीज है, यदि उनका हमें अच्छी तरह से हमें ज्ञान है, तो फिर हमें निराशा कभी हाथ नहीं मिलेगी। जब बात करते हैं हमें कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है, इसका नेगेटिव प्रभाव क्या है, तो जैसे क्योंकि मैंने तो अभी इस क्षेत्र में लगभग 15 साल हो गए, और कभी ये महसूस नहीं हुआ कि दूसरे जो डिसिप्लिन है, जैसे हम यदि आज MBBS वगैरह की बात करते हैं, तो 12th के बाद में जैसे कोटा हो चाहे अपना सीकर हो, बच्चे 2-3 साल तक कोचिंग की तैयारी करते रहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, फिर असफल हो जाते हैं, और बड़े मतलब जो जीवन है उसका निराशावादी सा हो जाता है। लेकिन कृषि क्षेत्र में यदि बच्चा यदि थोड़ा सा भी उसमें टैलेंट है, यदि वो चाह रहा है, थोड़ा भी जुझारूपन उसमें यदि है, तो इसमें क्योंकि हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कि इसमें रोजगार की संभावनाएं प्रबल है, हमें कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट जॉब मिली तो मिली, नहीं मिली तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती। यदि हम कठिन परिश्रम में हैं, तो हमें रोजगार अवश्य रूप से मिल जाता है। शायद मैंने अभी ये नहीं देखा कि किसी भी जो कृषि क्षेत्र में कोई ये कहते कि मेरे को रोजगार नहीं मिला, तो नेगेटिव वाली जो बात आती है वो शायद इस क्षेत्र में तो नहीं है अभी तक। जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से जो है हमारे लिए टाइम निकाला, और आपके पास जो इतने लंबे समय से इस क्षेत्र में हो, जो इतना अच्छा आपके पास अनुभव है, जो भी स्टूडेंट आज आपको सुन रहे हैं उन सभी को आपके अनुभव का बहुत जो है फायदा मिलने वाला है, अगर वो एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं। तो मैं ही नहीं, उन सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सर। थैंक यू। धन्यवाद।